नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभपति में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ओडिशा के राज्यपाल कंभपति ने बताया कि उन्होंने पीएम और ओडिशा में चल रहे विकास कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में हो रही निरंतर प्रगति के प्रयासों के बारे में भी जानकारियां दी हैं। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान मुलाकात की तस्वीरें एक्स प्लेटफॉर्म पर भी साझा की गई। तो वहीं ये खास मुलाकात जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभपति ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये तस्वीरें शेयर की हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ओडिशा के राज्यपाल कंभपति ने बताया कि उन्होंने पीएम को ओडिशा में चल रहे विकास कार्यक्रमों, विभिन्न क्षेत्रों में हो रही निरंतर प्रगति के प्रयासों के बारे में भी जानकारियां दी। तो वहीं ओडिशा के राज्यपाल की पीएम से ये खास मुलाकात, इन मुलाकातों के दौरान दोनों ने अहम चर्चाएं भी की। मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर की गई। विकास पर इस दौरान विकास को लेकर चर्चाएं भी दोनों के बीच हुई। तो वहीं केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों की पूरी तरह सराहना करती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सरकार को नई योजनाओं को लागू करने के तरीके और उसके विवरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार हमेशा जनता और विशेषज्ञों से मिलने वाले सुझावों को गंभीरता से लेती है ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी और पारदर्शी हो सके। उन्होंने जोर दिया कि नीति निर्माण में लोकल फीडबैक और सुझावों को शामिल करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वहीं आपको बता दें, निर्मला सीतारमण का यह बयान सामने आए, नई योजनाओं पर फोकस जरूरी। उन्होंने कहा जमीनी स्तर पर सुझावों को महत्व देती भी नजर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने आम लोगों की और विशेषज्ञों की सुझाव को भी प्रमुखता दी है। तो वहीं आपको बताते चले, निर्मला सीतारमण का यह खास बयान जो है सामने आया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों की पूरी तरह सराहना करती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी सदस्य द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि सरकार को नई योजनाओं को लागू करने के तरीके और उसके विवरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार हमेशा जनता और विशेषज्ञों से मिलने वाले सुझावों को गंभीरता से लेती है ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी और पारदर्शी हो। उन्होंने जोर दिया कि नीति निर्माण में लोकल फीडबैक और सुझावों को शामिल करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। तो वहीं संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के छठे दिन लोकसभा में एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक नोकझोंक देखने को मिली। वहीं प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद कृति आजाद द्वारा उठाए गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। इसके बाद सदन में कुछ समय के लिए सियासी माहौल गर्मा गया। इस बीच विपक्षी दल देश में कथित एलपीजी संकट और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे। साथ ही वो क्या कुछ कह रहे, सुनिए जरा। क्वेश्चंस पूछा है कि जो लोगों को 3 प्रकार के वेजेस मिलते हैं, एक डेली वेजेस मिलते हैं, एक मंथली सैलरी मिलती है और एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसको रेगुलर सैलरी मिलती है। जब मंथली सैलरी मिलती है उसको अभी लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है। आज तक मंथली सैलरी मिलने वाले लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, लेकिन अभी लेबर कोड लागू होने से जिसको मंथली सैलरी मिलती है उसको कंपलसरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसी घटनाएं होती थी, कई बार कोई लेबर के साथ, कोई वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और बाद में इस्टेब्लिशमेंट के ओनर बोल देते थे कि मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से उसकी जिम्मेवारी भी फिक्स हो जाएगी, मिनिमम वेज और सैलरी भी फिक्स हो जाएगी और सोशल सिक्योरिटी भी फिक्स हो जाएगी। आपके द्वारा मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं
कि अभी लेबर कोड लागू होने से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो जो मंथली सैलरी पाते हैं उसको सोशल सिक्योरिटी दायरा में अपॉइंटमेंट लेटर से सारी सुविधा और सगवड़ता मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान काफी नोक-झोंक भी देखने को मिली। संसद के बजट सत्र में एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक नोक-झोंक देखने को मिली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 के बाद भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि जो पहले केवल 13 वस्तुओं तक सीमित थी, अब वह 600 से अधिक तक पहुंच गई है। मंत्री शेखावत ने इस प्रक्रिया में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को हमारी संपूर्ण विरासत लौटाने के महत्व की भूमिका निभाई है और साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी योगदानदाताओं का धन्यवाद भी किया और उनके सम्मान उत्पादित योगदान की स्वीकार भी किया है। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का यह बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चाहता हूं कि उन्होंने सरकार और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्चर प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स के रेस्टिट्यूशन के लिए जो उन्होंने प्रयास किए और पिछले वर्षों में 2014 के बाद जो आंकड़ा 13 तक सिमटा हुआ था वो आंकड़ा 600 से ज्यादा ऐसे हमारी पुरा संपदाओं को वापस भारत लौटाने को इन्होंने यहां एंडोर्स किया। मैं हृदय से इनका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सदस्यों के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि 70 के दशक में जो वैश्विक एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के आधार पर जो है दुनिया में इस तरह के कल्चरल प्रॉपर्टीज के रेस्टिट्यूशन का रास्ता वापस नए सिरे से खुला था, लेकिन वो जो है उस एग्रीमेंट से पहले की जो प्रॉपर्टीज जो भी देश से गई, हम सब जानते हैं, हम सब के मन में दर्द है। मैं भी जब विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में गया था तब मुझे भी बहुत कष्ट हुआ था सब कुछ देख करके कि हमारी भारत की संपत्ति को किस तरह से लूट करके यहां लाया गया है, लेकिन उसको लेकर के अभी प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं सदन के संज्ञान के लिए इतना बताना चाहता हूं कि विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर इन विषयों को लेकर के कि इस तिथि जो उस एग्रीमेंट की इंटरनेशनल एग्रीमेंट की ट्रीटी की तिथि है उससे पहले की कल्चरल प्रॉपर्टीज के रेस्टिट्यूशन पर भी विभिन्न देशों ने बातचीत करना प्रारंभ किया है। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी आवाज उठती है कि ये उनकी जो है मलकियत है, उनकी धरोहर है, उनके लिए उसका सांस्कृतिक मूल्य है, इसलिए उनको वापस लौटाया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जब ये एक बार इस दिशा में क्रम प्रारंभ हुआ है, भविष्य में ये रास्ते खुलेंगे। मैं सदन के संज्ञान के लिए इतना अवश्य बताना चाहता हूं कि जिस तरह के हमने एग्रीमेंट दूसरे देशों से किए हैं, विशेष रूप से अमेरिका में, क्योंकि सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की एसेट्स और एंटिक्विटीज गई हैं, हमने अमेरिका के साथ में 2 वर्ष पहले कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया और सीपीए साइन होने के बाद में ऐसी एसेट्स के रेस्टिट्यूशन का मार्ग बहुत सरल हो गया है। और भारत और अमेरिका का यह एग्रीमेंट पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बना है। पूरे दुनिया के सभी देश उस लाइन पर आपस में एग्रीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो निर्णय हुआ है ये विश्व के लिए एक नजीर बना है, एक इंस्पिरेशन बना है। हम विश्वास करें कि आने वाले समय में निश्चित। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय राजस्थान दौरे के दूसरे दिन जालौर के प्रसिद्ध सिरे मंदिर धाम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। रात्रि विश्राम सिरे मंदिर में करने के बाद सीएम योगी ने सुबह की शुरुआत पूरी तरह आध्यात्मिक माहौल में की। जालौर की पहाड़ियों पर स्थित इस ऐतिहासिक मंदिर में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने स्थानीय श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भर दिया। इस दौरान सीएम आपको बता दें कहा कि मंदिर में 395वीं वर्षगांठ के अवसर पर पवित्र यज्ञ में भाग लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने महंत वीर गंगानाथ महाराज को शुभकामनाएं दी और योगी राज जालंधर नाथ महाराज से जुड़ी आध्यात्मिक परंपरा को स्वीकार भी किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे परम संत योगी महंत पीर गंगानाथ जी महाराज के सानिध्य में पिछले कुछ समय से जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर का 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस पूरे आयोजन में यज्ञ के
पावन कार्यक्रम में हम सभी को इस आयोजन में भागीदार बनकर के पुण्य का भागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा जालंधर नाथ जी महाराज की इस पावन परंपरा के वर्तमान अधिपति श्री महंत पीर गंगानाथ जी महाराज का मैं हृदय से इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन को कुशलतापूर्वक उनके सानिध्य में संपन्न करने के लिए उनको कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में शामिल होने के लिए ऋषिकेश स्थित GMVN गंगा रिजॉर्ट पहुंचे। यहां पारंपरिक ढोल नगाड़ों, भक्ति संगीत और गुलदस्ते के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने 16 से 22 मार्च तक आयोजित होने वाले इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का दीप प्रज्वलित कर औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन और आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण माध्यम भी बताया। सभी कलाकार स्वागत करता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं और देश दुनिया से पधारे हमारे सभी योग साधकों का मैं यहां पर उत्साह देख रहा हूं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष उनके उत्साह में मुझे कई गुना बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और ये योग के प्रति जो आपका समर्पण है और इस समर्पण आपका इस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भरने का काम कर रहा है और ऊर्जा भी सामान्य ऊर्जा नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है और हम सबके बीच में एक तरह से संचरित हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा ये योग महोत्सव पिछले 35 वर्षों से योग की परंपरा को विश्व के कोने कोने तक इस योग को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आप सबको पता है, मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 7 दिनों तक निरंतर चलने वाला ये योग महोत्सव जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक प्रवचनों के विभिन्न सत्रों के साथ साथ रन फॉर योगा, हेरिटेज वॉक तथा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इन 7 दिनों में किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्यक्रम प्रतिभागियों को योग के विभिन्न जो आयाम हैं उनसे परिचित कराने के साथ साथ स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। भाइयों बहनों, योग भारत की प्राचीन और महान आध्यात्मिक परंपरा की अमूल्य धरोहर है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने और योगाचार्यों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का जो मार्ग दिखाया था, आज वो पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बन चुका है। योग मात्र एक व्यायाम नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग एक पीटी है, बल्कि ये समग्र जीवन पद्धति है। आज जब संपूर्ण विश्व तनाव से गुजर रहा है, अवसाद से गुजर रहा है और भौतिक दौड़ भाग से जूझ रहा है, ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने मन को तनाव से योग के माध्यम से पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं, पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से आज में लोग केवल अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपने जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें गुणात्मक सुधार भी ला रहे हैं। इसलिए योग को हमें केवल एक अभ्यास तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी इसे जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, योग का शाब्दिक अर्थ है कि जोड़ना, और योग की सबसे बड़ी विशेषता है यही है कि जाति, भाषा, धर्म और भूगोल की सभी सीमाओं को पार करते हुए
मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम योग की इस विधा ने किया है। आज योग केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एक आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है जो पूरी दुनिया को शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा में बढ़ा चुका है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूंगा कि योग का अपने जीवन का, अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं और रोज योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आज का युवा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक चैलेंज हैं, अनेक प्रकार के दबाव हैं। ऐसे में निरंतर उसको व्यस्त रहना पड़ता है, तमाम प्रकार के दबावों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग उसे तनाव और दबाव से दूर रखने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित और आत्मिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि हमारे युवा योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो वो स्वयं स्वस्थ और सफल जीवन जीने के साथ साथ एक सशक्त और सकारात्मक समाज के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। योग के इस महत्व को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के 180 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग आज योग का अभ्यास कर रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। भाइयों बहनों, हिमालय की गोद में बसा हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है बल्कि योग भूमि भी है। ये भूमि प्राचीन काल से अध्यात्म साधना और योग की समृद्ध परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ की पवित्र नदियां, शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु और आध्यात्मिक ऊर्जा योग साधना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती हैं। विश्व भर से हजारों लाखों साधक प्रतिवर्ष उत्तराखंड आकर योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। विशेष रूप से ये तपोवन का क्षेत्र, मुनिकृति का क्षेत्र, ऋषिकेश का क्षेत्र, नरेंद्र नगर का क्षेत्र। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़केश्वर धाम में आयोजित राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और सामाजिक योगदान पर जोर दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के विकास, शिक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में स्थानीय जनजाति समुदाय के लोग, युवा और सम्मानित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातियों की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आयोजन में भाग लेकर समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद किया और विकास योजनाओं की जानकारियां भी साझा की। तो वही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेपानगर का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और एक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा, ये कहते हुए खेद है कि जब देश प्रगति कर रहा है तो लोकतंत्र के लिए न केवल सत्ताधारी पक्ष बल्कि मजबूत विपक्ष भी आवश्यक है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अद्वितीय उदाहरण स्थापित किया। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा की और विपक्षी नेता का किरदार निभाते हुए भारत के सम्मान और प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं और आदिवासी सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को प्रेरित भी किया और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश भी डालता।
तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और बीजेपी हर राज्य में अपने तरीके से चुनाव तैयारियों को आगे बढ़ाएगी। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जैसे विभिन्न राज्यों में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया, वैसे ही विश्वास अन्य राज्यों में भी दिखेगा। उन्होंने विशेष रूप से बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप और तबादलों पर चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान सरकार होने के बावजूद नए डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे, जो ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बात तो यह है कि देश के लोकतंत्र में चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी राज्यों का चुनाव जो घोषित हुआ है, निश्चित रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उस चुनाव में काम करेगी और जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास दिखाया है, ऐसा ही विश्वास इन राज्यों में भी दिखाया जाएगा। जहां तक बंगाल में डीजीपी या सीएस के तबादले का सवाल है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका कारण महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उस समय ये ठीक समझा था और महाराष्ट्र को नया डीजीपी दिया था और महाराष्ट्र को नए चीफ सेक्रेटरी भी दिए थे। तो इसलिए ये केवल बंगाल में किसी और पार्टी की सरकार है इसके लिए हुआ, ये कहना सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के भरोसे नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर चुनाव करने की दृष्टि से काम करता है। जो महाराष्ट्र में हुआ है वही बंगाल में हुआ है। महाराष्ट्र में होने के बाद हमने उसको स्वीकारा और हम चुनाव को सामने गए। मेरी अपेक्षा है ममता दीदी ने भी उसको स्वीकारना चाहिए। उस पर तमाशा तैयार करना, उस पर अलग अलग प्रकार। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, जहां इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, साथ ही सभी को संबोधित करते भी नजर आए, जहां लाभार्थियों को 90,000 की अनुदान राशि भी सिप के तहत दी गई। तो वहीं आपको बताते चले, साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 मती गुंजा। हेलो। हाँ, हेलो सर। गुंजा देवी जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कहाँ महाराजगंज से बोल रही हैं? जी सर। कहाँ घर है आपका? प्रतावल बाजार महाराज। ओ, प्रतावल बाजार की आप रहने वाली हैं। आपके पास इससे पहले मकान नहीं था? नहीं सर। अच्छा, क्या क्या लाभ मिलता है? इससे पहले क्या क्या लाभ मिला है आपको? राशन मिलता है। हाँ। पीएम किसान वाला पैसा मिलता है। बहुत सुंदर। और गैस मिला है। हाँ। बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे हैं? तारीम पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं? सभी लोग? 11 साल का है, एक 14 साल का है। सभी लोगों को स्कूल भेज रही है ना? जी सर। बहुत सुंदर। और ये आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है उपचार का? नहीं सर। उसको बनवा देंगे, सब बनवा देना, उसमें नाम होगा, लेकिन आप लोग बनाए नहीं होंगे क्योंकि फ्री में उपचार होता है सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन बनवा देंगे तो आपके काम आएगा, वो फ्री में बन जाता है। जी सर। ठीक है। बहुत बहुत गुंजा देवी जी, आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखो, आवास की पहली किस्त मिल गई है। देखो, प्रतावल जब नगर पंचायत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।